हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सेवक अशोक। फ्रेंड्स, आज हम एवीएम के मॉड्यूल बी में चैप्टर नंबर 11 का पार्ट 2 करेंगे। ये चैप्टर है फ्रेंड्स आपका डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में। तो पिछले लेक्चर में हमने एचआरडी और इसके सब सिस्टम के बारे में बात की थी, तो वो पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था जो है टॉपिक, तो यहाँ हम उसी को कंटिन्यू करेंगे फर्दर। तो The traditional Indian banks, both public sector and old private sector, faced challenges in the form of competitive pressure and changing customer demands from foreign banks and new private sector banks, which operate in highly sophisticated technology ड्रिवन इन्वायरमेंट। तो हुआ क्या, मतलब कि जो है जो पहले से चले आ रहे हमारे बैंक थे, ट्रेडिशनल बैंक जो थे, चाहे वो पब्लिक सेक्टर के रहे हों चाहे पुराने प्राइवेट सेक्टर के बैंक रहे हों, इन सबको कंपटीशन फेस करना पड़ा। क्यों? क्योंकि जो है कस्टमर की डिमांड बदलती रही और साथ ही साथ में जो नए ज़माने के फॉरेन बैंक आए या नए वाले प्राइवेट सेक्टर के बैंक आए, ये सब बहुत अच्छे लेवल की टेक्नोलॉजी को यूज करते थे। तो चूँकि अच्छी सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी का ये यूज करते थे, तो उसकी वजह से वो अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर पाते थे और हम इसमें यानी पुराने बैंक लैग करते थे। जैसे आप HDFC वगैरह में जाइए तो उनकी सर्विसेज अगर आप देखेंगे, उनका जो सिस्टम है, नेट बैंकिंग है, उनका जो भी सिस्टम है वो बहुत अच्छा चलता है। देन कि हमारे बैंकों में यानी कि सरकारी बैंकों में इस मामले में थोड़ी सी दिक्कत रहती है। क्यों दिक्कत रहती है? क्योंकि हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो पहले की है। तो ये वैसे ही है जैसे अगर कोई घर पहले से बना हुआ है तो उसको जो है मतलब चेंज करना थोड़ा मुश्किल होता है और नया घर बनवाना आसान होता है। अगर एक प्लॉट है उस पर नया घर बनाना है तो चाहे जो डिज़ाइन आपको पसंद आए वो कर लीजिए, लेकिन अगर पहले से बना बनाया घर है तो उसको रीमॉडिफाई करना यानी आर्किटेक्ट करना मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा। क्यों? क्योंकि पहले से खंभे और वो सब चीज़ें होती है। वही बात यहाँ पर भी लागू हो रही थी कि भाई जो हमारे पहले से ट्रेडिशनल बैंक हैं उनको दिक्कत हो रही है। क्यों? क्योंकि वो उतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं यूज कर रहे हैं। अब उतनी अच्छी टेक्नोलॉजी क्यों नहीं यूज कर सकते? क्योंकि भाई देखो, पहले से 1 करोड़ कस्टमर का डेटा जहाँ पड़ा हुआ है वो नई पूरा का पूरा 1 करोड़ कस्टमर का डेटा नई टेक्नोलॉजी पर लेकर जाना आसान नहीं होता है। इसीलिए ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए मेरा ऐप है CIB विद अशोक, ठीक है, CWA, ठीक है, CIB विद अशोक ऐप है। अब इसमें मान लीजिए कि जो है मौके पर 50,000 जो है लोगों ने डाउनलोड कर रखा है। अब मैं चाहता हूँ कि मैंने जिस कंपनी से ये ऐप बनवाया है इससे नहीं यूज करके किसी दूसरी कंपनी से ऐप बनवा लूँ, तो ये उतना आसान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जितने भी 50,000 मेरे यूजर्स हैं इन सब का डेटा इस ऐप से ट्रांसफ़र होकर उस ऐप पर जाना चाहिए बिना किसी एरर के, तो बहुत कॉम्प्लेक्स होगा। उसी जगह पर अगर मुझे JIB विद अशोक के लिए नया ऐप बनवाना है तो फिर कुछ दिक्कत ही नहीं, किसी भी कंपनी को कह दो। क्यों? क्योंकि इसमें कोई यूजर पहले से नहीं है। तो बस इतनी सी बात है। ओके, मोस्ट ऑफ द पब्लिक सेक्टर एंड ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक हैड देयर एग्जिस्टेंस फॉर मोर देन द सेंचुरी बिफोर अ नंबर ऑफ लीगेसी इशू टू विथ अ नंबर ऑफ लीगेसी इशू टू टैकल। मतलब ये बोल रहे हैं कि बहुत सारे बैंक हमारे 100 साल से बने मतलब मौजूद हैं। पब्लिक सेक्टर के हो गए, प्राइवेट सेक्टर के हो गए। आई थिंक PNB 1874 या समथिंग में बना हुआ है। तो इस तरीके से मतलब भाई 100 साल से बने पड़े हैं, तो ऐसे में इनके पास बहुत पुराने भी इश्यूज़ भी हैं जिनको इन्हें हैंडल करना होगा। लीगेसी इशू आर देयर ऑलरेडी, जिन्हें इन्हें हैंडल करना होगा। वाइल द न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक could adopt the best practices, organizational culture and could implement latest technology in their operation, the foreign bank acquired the practices and technology akin to their host country within the regulatory framework of India। तो जो नए प्राइवेट सेक्टर के बैंक आए उन्होंने क्या किया, उन्होंने अडॉप्ट किया बेस्ट प्रैक्टिसेस को, यानी कि इंडस्ट्री में जो भी सबसे अच्छा है उसको अडॉप्ट किया, बेहतर ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर डेवलप किया, ठीक है, और नई टेक्नोलॉजी को उन्होंने इम्प्लीमेंट किया अपने काम में, अपने ऑपरेशंस में, अपने टास्क को करने के लिए नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया, अपनाया, इम्प्लीमेंट किया, ठीक है। विदेशी बैंकों ने क्या किया? विदेशी बैंकों ने वो टेक्नोलॉजी और वो प्रैक्टिसेस अपनाई जो उनके देश में, जिस देश के हैं। अगर फ्रांस का बैंक है तो फ्रांस में जो बेस्ट हो रहा है वो अपनाया। अमेरिका का बैंक है तो अमेरिका में जो बेस्ट प्रैक्टिसेस और टेक्नोलॉजी अवेलेबल थी उसको उन्होंने यूज किया, बशर्ते कि जो RBI का फ्रेमवर्क है उसको ध्यान में रखते हुए। पूरी तरह से सब कुछ वहाँ का जैसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारा RBI की गाइडलाइन भी यहाँ पर उनको फॉलो करनी पड़ी, ठीक है। तो ये हुआ कुल मिला करके। फेस्ड विद द थ्रेट ऑफ कंपटीशन फ्रॉम द फॉरेन एंड न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, द बैंक्स एम्प्लॉयड अ नंबर ऑफ मेजर्स लाइक, मतलब कहने का कि जब चूंकि इन्होंने चैलेंज फेस किया कि भाई फॉरेन बैंकों के साथ
में हमें लड़ना पड़ेगा, नए ज़माने के जो प्राइवेट सेक्टर बैंक हैं उनके साथ में हमें कंपटीशन फेस करना है। तो ऐसे में जो हमारे पुराने बैंक थे, ट्रेडिशनल बैंक, चाहे पब्लिक सेक्टर रहे हों चाहे प्राइवेट सेक्टर के, उन्होंने बहुत सारे जो है स्टेप्स उठाए, जैसे गोइंग फॉर फुल्ली ऑटोमेटेड सिस्टम, जैसे उन्होंने मतलब फुल्ली ऑटोमेटेड सिस्टम को अडॉप्ट किया, CBS लेकर आए, कोर बैंकिंग सोल्यूशन लेकर आए। और CBS आने से पहले BPR हुआ करता था, यानी कि बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग हुआ करती थी। CBS आने से पहले बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग यूज की गई। BRS ऑफर किया गया अपने एम्प्लॉइयों को, जो लोग काफ़ी ज़्यादा एज के थे, नई टेक्नोलॉजी को नहीं समझ और सीख सकते थे, उनको BRS दिया गया, वॉलंटरी रिटायरमेंट दे दिया गया कि आप रहने दीजिए। ट्रेनिंग एंड रिट्रेनिंग ऑफ स्टाफ, यानी कि स्टाफ को ट्रेनिंग बार बार अगेन रिट्रेन किया गया। लेटरल रिक्रूटमेंट ऑफ स्पेशलिस्ट, मतलब कि स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स का रिक्रूटमेंट किया गया। लेटरल रिक्रूटमेंट किया गया मतलब लेटरल एंट्री होती है, बाद में किसी को एंट्री करवाना, बाद में किसी को रख लेना, ठीक है। जैसे IT ऑफिसर हो गए, मार्केटिंग ऑफिसर हो गए, क्रेडिट ऑफिसर हो गए, इस लॉ ऑफिसर, ये सब रिक्रूट किए गए बैंकों के द्वारा। सम ऑफ दीज बैंक हैव अंडरगॉन रीस्ट्रक्चरिंग एक्सरसाइज विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंटरनेशनल कंसल्टिंग एजेंसी टू अडॉप्ट बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड रिमूव बॉटलनेक इन देयर ऑपरेशन। कुछ बैंकों ने क्या किया, रीस्ट्रक्चरिंग की एक्सरसाइज को अपने यहाँ अपनाया, यानी रीस्ट्रक्चरिंग करी, और उसके लिए उन्होंने क्या किया, इंटरनेशनल कंसल्टिंग एजेंसी को हायर किया और उनसे कहा कि हमें मतलब ऐसे लेवल पर ले चलो जिससे कि हम बेस्ट प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट कर सकें और जो भी हमारे ऑपरेशन में बाधाएं हैं, बॉटलनेक हैं, उसको हम दूर कर सकें। तो इंटरनेशनल कंसल्टिंग एजेंसीज का काम यही होता है कि हर प्रक्रिया को स्मूथली करके देना। छोटे स्तर पर तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन बड़ी बड़ी कंपनियों में ये चीज़ें मायने रखती हैं। ओके, जैसे मान लीजिए कि अभी 2 कंपनियों का मर्जर होना है या 3 बैंकों का मर्जर हुआ, मर्जर जब हुआ तो ऐसे में कोई ना कोई इंटरनेशनल कंसल्टिंग एजेंसी अगर रहेगी तो वो ये बताएगी कि कौन सी बेस्ट प्रैक्टिसेस किस बैंक में मौजूद है जिसको हम अडॉप्ट करके रख सकते हैं, कौन सी ऐसी है जिन्हें हम हटा सकते हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें हो रही थी, ठीक। दी चेंजेज नीडेड वेल्थ थॉट ऑफ HR पॉलिसी टू अट्यून द एग्जिस्टिंग स्टाफ टू अडाप्ट टू द चेंजेज एंड टू ट्रेन देम टू लर्न न्यू स्किल। मतलब ये जितना भी चेंजेज हो रहे थे, मतलब हम इंटरनेशनल कंसल्टेंसी फर्म ला रहे थे, रिस्ट्रक्चरिंग कर रहे थे, नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर रहे थे, तो इन सभी चेंजेज के लिए हमें HR पॉलिसी को भी जो है अपडेट करने की ज़रूरत थी कि HR पॉलिसी भी उसके साथ मैच करे, ताकि जो एग्जिस्टिंग स्टाफ है हमारा, जो पहले से मौजूद स्टाफ है, वो इन चेंजेज को स्वीकार कर सके, अपने आप को उसके अनुरूप ढाल सके। ओके, और साथ ही साथ में उनको ट्रेन भी किया जाए नई स्किल सीखने के लिए, जो एग्जिस्टिंग स्टाफ है उनको नई स्किल सीखने के लिए रेडी भी किया जा सके। HRM is now being called upon to become a strategic partner to make its effort more effective and performance oriented in line with organizational goals and strategies. Thus, strategic HRM is gaining its significance. मतलब कहने का strategic HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में स्ट्रेटजी और जोड़ दी गई। तो बोलते हैं कि अब क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उसको अचीव करने के लिए HRM क्या कर रहा है, स्ट्रेटजिक पार्टनर के तौर पर पेश आ रहा है। यानी कि हम ह्यूमन रिसोर्स का मैनेजमेंट तो कर रहे हैं, लेकिन ऐसा मैनेजमेंट करेंगे ताकि ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य भी पूरा हो सके, ऐसी स्ट्रेटजी बना के चलेंगे, वही बात हो रही है। तो HRM इज नाउ बीइंग कॉल्ड अपॉन टू बिकम स्ट्रेटजिक पार्टनर। HRM को अब कहा जा रहा है कि तुम स्ट्रेटजिक पार्टनर बनकर रहो, मेक इट्स एफर्ट मोर इफेक्टिव एंड परफॉर्मेंस ओरिएंटेड। मतलब हमें अपने एफर्ट ऐसे करने हैं, HRM को ऐसे एफर्ट करने हैं कि वो इफेक्टिव हों और परफॉर्मेंस ओरिएंटेड हों, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है और स्ट्रेटजीज हैं उनको साथ में लेकर चला जा सके। इस तरीके से जो स्ट्रेटजिक HRM है अब वो मतलब सिग्निफिकेंस गेन कर रहा है, उसके महत्व बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बात की कि जो भाई हमारे ट्रेडिशनल बैंक थे, पुराने पब्लिक सेक्टर बैंक रहे हों चाहे प्राइवेट सेक्टर बैंक रहे हों, ठीक है, उन्होंने चैलेंज फेस करना शुरू किया। क्यों? क्योंकि नए ज़माने के फॉरेन बैंक और नए ज़माने के प्राइवेट सेक्टर बैंक सामने आए, जो कि बेहतर टेक्नोलॉजी का यूज करके काम कर रहे थे। ज़्यादातर जो पब्लिक सेक्टर बैंक थे और पुराने प्राइवेट सेक्टर बैंक थे, वो जो है 100 साल से ज़्यादा एग्जिस्टेंस में थे। ऐसे में उनके पास बहुत सारे पुराने इशू पड़े हुए थे जिनको उन्हें रिजॉल्व करना था। जैसे स्टाफ उतना लायक नहीं है या फिर उतना नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए कैपेबल नहीं है, इस तरीके के बहुत सारे इश्यूज थे, ठीक है। तो प्राइवेट सेक्टर बैंक जो है
उन्होंने जो नए प्राइवेट सेक्टर बैंक आए उन्होंने क्या किया, बेस्ट प्रैक्टिसेस अपनाई, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर अडॉप्ट किया अच्छा वाला और इम्प्लीमेंट की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को। जो फॉरेन बैंक थे उन्होंने क्या किया, जिस कंट्री से वो आए थे वहाँ की बेस्ट प्रैक्टिसेस और टेक्नोलॉजी लेकर के और बैंकिंग का ऑपरेशन, बैंक का काम यहाँ करना शुरू किया इंडिया के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के तहत। तो इन सभी चैलेंजेस को फेस करने की वजह से जो पुराने जो है बैंक थे उन्होंने क्या किया, कई सारे चेंजेस किए अपने आप में। जैसे पहले वो बिजनेस प्रोसेस रीइंजीनियरिंग बीपीआर यूज किया करते थे, बाद में कोर्स बैंकिंग सॉल्यूशन सीबीएस लाए, फुल्ली ऑटोमेटेड सिस्टम लाने का प्रयास किया गया। जो एम्प्लॉय नहीं तैयार थे सीखने के लिए उनको वीआरएस ऑफर किया गया, ट्रेनिंग दी गई, स्टाफ को रीट्रेनिंग दी गई, स्पेशलिस्ट ऑफिसर को स्पेशली तौर पर रिक्रूट किया गया। तो ये सारी चीज़ें करी गई, ठीक है। कुछ बैंकों ने रीस्ट्रक्चरिंग एक्सरसाइज करी, रीस्ट्रक्चरिंग पूरी तरह से अपने सिस्टम को ही चेंज करने का प्रयास किया। उसके लिए उन्होंने इंटरनेशनल एजेंसीज की भी हेल्प ली ताकि जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस उनको वो अपना सके और साथ ही साथ जो भी ऑपरेशन में जो बाधाएं हैं उनको वो रिमूव कर सकें, ठीक है। अब ये जो भी चेंजेस थे, इतने सारे चेंजेस हो रहे, तो ऐसे में एचआर पॉलिसी को भी उसी के हिसाब से अपने आप को मतलब एट्यून करना था, जैसा सिस्टम उसी हिसाब से एचआर पॉलिसी भी होने की ज़रूरत थी। एग्जिस्टिंग स्टाफ को कहा गया कि भाई जो है जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसके हिसाब से अपने आप को ढालिए और उनको ट्रेनिंग दी गई, नई नई स्किल सीखने के लिए प्रेरित किया गया, ठीक। एचआरएम जो है अब स्ट्रेटजिक पार्टनर के तौर पर पेश आने की कोशिश की जा रही है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक स्ट्रेटजिक पार्टनर बनेगा ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रेटजी है और गोल है उसको अचीव किया जा सके एचआरएम के थ्रू, ठीक है। तो इस तरीके से ये स्ट्रेटजिक एचआरएम जो है महत्वपूर्ण रोल अदा करने लगा है, ठीक है। सिमिलरली आगे बढ़ते हैं। द एम्प्लॉय नीड ग्लोबल ओरिएंटेशन एंड माइंडसेट टू डील विथ ग्लोबल बिजनेस पार्टनर्स, क्लाइंट्स एंड स्टेक होल्डर्स एंड टू अडॉप्ट बेस्ट ग्लोबल प्रैक्टिसेस टू मोटिवेट एंड रिटेन टैलेंटेड एम्प्लॉयज़। तो मतलब एम्प्लॉइयों को भी क्या कहा गया कि भाई जो एम्प्लॉय हैं उनको भी अब अपना ग्लोबल ओरिएंटेशन रखना है और माइंडसेट ऐसा रखना है, सिर्फ इंडिया स्तर पर ही नहीं, इंटरनेशनल स्तर पर आपको अपने माइंडसेट को बना के रखना है। ग्लोबल ओरिएंटेशन रखना है यानी कि हम इंटरनेशनल एम्प्लॉय के जैसा बिहेव करेंगे, ठीक है, ताकि जो भी हमारे ग्लोबल बिजनेस पार्टनर हैं उनके साथ डील कर सकें, हमारे एम्प्लॉय क्लाइंट्स के साथ डील कर सकें, जो भी स्टेक होल्डर शेयर होल्डर्स हैं इनके साथ वो डील कर सकें ताकि बेस्ट ग्लोबल प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट किया जाए, ठीक है, और टैलेंटेड एम्प्लॉइयों को रोका जा सके। ये सारे प्रयास चल रहे हैं। 10 ग्लोबल एचआरएम इज गेनिंग इट्स ग्राउंड नाउ, दिस इज कवर्ड इन करिकुलम ऑफ बी स्कूल्स। यानी कि पहले स्ट्रेटजिक एचआरएम की बात की गई यहाँ पर, अब यहाँ पर बात हुई कि ग्लोबल एचआरएम की बात हो रही है। तो ग्लोबल एचआरएम भी इम्पॉर्टेंट होना शुरू हो चुका है क्योंकि हमें ग्लोबल स्तर पर अगर बिजनेस करना है तो हमें ग्लोबल एचआरएम के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। और बिजनेस स्कूल जो हैं उनके मतलब करिकुलम जो सिलेबस है उसमें अब ग्लोबल एचआरएम को इंक्लूड किया जा रहा है, ठीक है। व्हाइल इम्पार्टिंग न्यू टेक्नोलॉजी बेस्ड ट्रेनिंग, द ऑर्गेनाइजेशन हैव टू फोकस ऑन डेवलपमेंट ऑफ बिहेवियरल एंड इंटरपर्सनल स्किल्स। जब भी नई टेक्नोलॉजी बेस्ड ट्रेनिंग दी जाएगी तो उस समय ऑर्गेनाइजेशन में इस बात पर भी, यानी टेक्नोलॉजी तो आपको सिखानी ही है लेकिन साथ साथ में बिहेवियर और इंटरपर्सनल स्किल पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। बिहेवियर पर भी और इंटरपर्सनल स्किल पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। HRD टुडे इज ए प्रोसेस बाय व्हिच द एम्प्लॉयज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर हेल्प्ड इन कंटिन्यूअस एंड प्लान्ड वे टू। यानी कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी सहायता से जो ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय हैं उनको हेल्प किया जाता है। किस चीज़ के लिए? पहला, एक्वायर आर शार्पन कैपेबिलिटीज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म वेरियस फंक्शंस एसोसिएटेड विद देयर प्रेजेंट एंड एक्सपेक्टेड फ्यूचर रोल। तो अभी आपको क्या काम करना है और भविष्य में क्या रोल दिया जाएगा उसके हिसाब से आपको कैपेबिलिटीज़ को एक्वायर करवाया जाएगा या शार्प करवाया जाएगा। जो अगर नहीं आती है तो सिखाया जाएगा, अगर आती है तो उसको और अच्छा किया जाएगा। ये इन चीज़ों में HRD ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मदद कर रहा है। डेवलप देयर जनरल कैपेबिलिटीज एज इंडिविजुअल एंड डिस्कवर एंड एक्सप्लॉइट देयर ओन इंटर पोटेंशियल फॉर देयर ओन एंड ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट पर्पज। मतलब कहने का कि जनरल कैपेबिलिटीज डेवलप की जाएंगी, यानी जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनकी जनरल कैपेबिलिटीज़ को डेवलप किया जाएगा एज ए इंडिविजुअल, और डिस्कवर किया जाएगा और एक्सप्लॉइट किया जाएगा उनके खुद के इनर पोटेंशियल को फॉर देयर ओन एंड ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट पर्पज। यानी कि एम्प्लॉय के अंदर जो क्षमता है
उसको पूरी तरह से निचोड़ा जाएगा, एक तरीके से कहा जाए बाहर निकाल करके रखा जाएगा, ताकि वो एम्प्लॉय खुद भी ग्रोथ करे और ऑर्गेनाइजेशन भी हमारी ग्रोथ करे। ठीक है। डेवलप एन ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर इन विच सुपरवाइजर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप, टीम वर्क एंड कोलोबरेशन एमंग सब यूनिट्स आर स्ट्रांग एंड कंट्रीब्यूट टू प्रोफेशनल वेलबींग, मोटिवेशन एंड प्राइड ऑफ द एम्प्लॉयज़। ये बोला है राव एंड परेरा ने। ठीक है। तो एचआरडी हेल्प करेगा किसमें, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन कल्चर डेवलप करने में जहाँ पर बेहतर सुपरवाइजर और सबऑर्डिनेट की रिलेशनशिप हो, टीम वर्क होता हो, कोलोब्रेशन होना चाहिए, जितनी भी सब यूनिट है, जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनके बीच में आपस में सहयोग होना चाहिए, और प्रोफेशनल वेलबींग होनी चाहिए, यानी कि किसी का कोई बुरा ना करे, मोटिवेशन होना चाहिए और एम्प्लॉय को गर्व भी महसूस होना चाहिए। ये सारे काम भी एचआरडी कर रहा है। तो ये जो डेफिनेशन है, दिस डेफिनेशन हाईलाइट्स दैट एचआरडी इज नॉट ओनली अ ट्रेनिंग फॉर ऑपरेशनल स्किल्स बट आल्सो इंक्लूड बिहेवियरल स्किल एट इट्स अल्टीमेटली एम टू क्रिएट ए इनेबलिंग कल्चर वेयर इन द कैपेबिलिटीज आर एक्वायर्ड, शार्पन, नर्चर्ड एंड यूज। तो ये जो एचआरडी की ये सारी बातें हमने करी, उसके हिसाब से क्या है, एचआरडी का मतलब सिर्फ ट्रेनिंग देना नहीं होता है कोई काम करने के लिए। ऑपरेशनल स्किल मतलब जैसे मशीन चलाना है तो उसको ऑपरेट करते हैं, तो सिर्फ कार चलाना नहीं सिखाया जा रहा है आपको, ट्रेनिंग फॉर ऑपरेशनल स्किल नहीं दिया जा रहा है, बल्कि इसमें बिहेवियरल स्किल दी जा रही है। अल्टीमेट एम क्या है कि एक ऐसा कल्चर बनाना जहाँ पर जो एम्प्लॉय हैं उनकी क्षमताओं को, कैपेबिलिटीज़ को एक्वायर किया जाए, उनको नई कैपेबिलिटी सिखाई जाए, जो अगर आता है तो उसको और अच्छा किया जाए, नर्चर, देखभाल किया जाए और उस कैपेबिलिटी को यूज किया जाए। ये सारे काम एचआरडी द्वारा किए जा रहे हैं। ठीक है। अब ये जो कुछ भी हमने बातें की, तो इन दिस कंटेक्स्ट, इन सभी बातों के कंटेक्स्ट में स्पेसिफिक गोल ऑफ एचआरडी राव और परेरा द्वारा पॉइंट आउट किए गए हैं, यानी कि कौन कौन से गोल एचआरडी को डेवलप करने पड़ेंगे, ताकि जो बातें हमने करी कि भाई एम्प्लॉय की कैपेबिलिटी को बढ़ाएंगे, ये सारी बातें जो हमने की हैं, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें करना पड़ेगा कैपेबिलिटीज ऑफ ईच एम्प्लॉय एज इंडिविजुअल। मतलब ये गोल होना चाहिए, एचआरडी का गोल है। एचआरडी क्या करेगा, अपना एक उद्देश्य बनाएगा कि हर एक एम्प्लॉय की कैपेबिलिटी को इंडिविजुअल तौर पर हम उभारेंगे, सामने लेकर आएंगे। कैपेबिलिटीज ऑफ ईच इंडिविजुअल इन रिलेशन टू हिज और हर प्रेजेंट रोल, यानी कि हर एक व्यक्ति का मौके पर जो रोल है उसके हिसाब से उसकी कैपेबिलिटीज़ को इन्हेंस किया जाएगा। कैपेबिलिटीज ऑफ ईच एम्प्लॉय इन रिलेशन टू हिज आर एक्सपेक्टेड फ्यूचर रोल, हर एक एम्प्लॉय का भविष्य में जो रोल होने वाला है उसके हिसाब से उसकी कैपेबिलिटीज़ को डेवलप करना। डायटिक रिलेशनशिप बिटवीन ईच एम्प्लॉय एंड हिज आर हर सुपरवाइजर, यानी डायटिक मतलब होता है फ्रेंड डायडिक मतलब होता है ग्रुप ऑफ 2 पीपल, यानी स्मॉलेस्ट पॉसिबल ग्रुप, सबसे छोटा ग्रुप ऐसा वो होगा जिसमें 2 लोग हों। ठीक है। तो उसी को डायडिक बोलते हैं। तो डायडिक रिलेशनशिप यानी 2 लोगों के बीच में रिलेशनशिप, एम्प्लॉय और उसके सुपरवाइजर के बीच में एक बेहतर रिलेशनशिप लाई जाएगी। टीम स्पिरिट एंड फंक्शनिंग इन एवरी ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट, कहने मतलब ये हुआ कि टीम स्पिरिट होनी चाहिए, टीम फंक्शनिंग होनी चाहिए हर एक ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट के अंतर्गत, यानी कि जितने डिपार्टमेंट हैं, जितने भी ग्रुप हैं, उनके बीच में एक टीम स्पिरिट होनी चाहिए। कोलैबोरेशन अमंग डिफरेंट यूनिट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की अलग अलग जो भी यूनिट्स हैं, डिपार्टमेंट हैं, उनके बीच में सहयोग होना चाहिए, कोलैबोरेशन होना चाहिए। ठीक है। अब टिपिकल सिस्टम की बात करेंगे। टिपिकल सिस्टम्स डेवलप टू इन्हेंस अचीवमेंट ऑफ दीज एचआरडी गोल्स। अभी हमने एचआरडी गोल सेट किए थे। अब इन एचआरडी गोल्स को सेट अचीव करने के लिए कौन कौन से सिस्टम की जरूरत पड़ेगी, तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की जरूरत पड़ेगी, परफॉर्मेंस अप्रेजल, फीडबैक काउंसलिंग की जरूरत पड़ेगी, पोटेंशियल अप्रेजल, कैरियर प्लानिंग काउंसलिंग की, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट की, ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम की, टैलेंट मैनेजमेंट एंड सक्सेशन प्लानिंग, इन सभी सिस्टम से नीड होगी। देखिए क्या हमने समझा, देखो हमने क्या किया पहले समझते हैं। देखो एचआरडी यहाँ से शुरू हुई ये कहानी। एचआरडी क्या होती है, एचआरडी जो है हेल्प करती है ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय को किस काम में, कि वो एक्वायर करें अपनी कैपेबिलिटीज़ को, ताकि वो अपने प्रेजेंट रोल को, भविष्य के रोल को निभा सकें। साथ ही साथ में जनरल कैपेबिलिटी डेवलप की जाएगी उनकी, और देखा जाएगा कि उनके अंदर जो क्षमता है उसको कैसे यूटिलाइज किया सकता है उनके खुद के विकास के लिए और ऑर्गेनाइजेशन के विकास के लिए। साथ ही साथ में एक ऐसा कल्चर डेवलप किया जाएगा जहाँ पर सीनियर और जूनियर की अच्छी रिलेशनशिप हो, टीम वर्क हो, कोलैबोरेशन हो, सभी जितनी भी सब यूनिट्स हैं उन सबके बीच में। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि एचआरडी सिर्फ ऑपरेशनल स्किल नहीं सिखाता है, बल्कि वहाँ पर बिहेवियरल स्किल की भी बात होती है, जिससे कि एक ऐसा कल्चर डेवलप हो सके जहाँ पर जो आपकी क्षमताएं हैं उसको एक्वायर, शार्पन, नर्चर और यूज किया जा सके। ठीक है। तो ये इतने सारे क्या हो गए फ्रेंड्स हमारे ये
प्लान्ड वे, ठीक है। HRD इन विच एम्प्लॉय ऑफ हेल्प इन कंटिन्यूस एंड प्लान्ड वे टू, यानी एम्प्लॉय से ये उम्मीद किया था कि एम्प्लॉयों को ये चीज़ें होनी चाहिए। इसके तहत जो है स्पेसिफिक गोल सेट किए गए। HRD क्या करे, अपनी गोल सेट करेगा ताकि ये चीज़ें हो सकें। कौन सी, कि एम्प्लॉय की कैपेबिलिटी को शार्प किया जा सके, जनरल कैपेबिलिटी को जो है डेवलप किया जा सके, ठीक। उसके बाद में उनके इनर पोटेंशियल को एक्सप्लॉइट किया सके। तो ये सारी चीज़ों के लिए क्या किया गया, HRD के कुछ गोल सेट किए गए। कौन सा, इंडिविजुअल एम्प्लॉय की कैपेबिलिटी बढ़ाई जाए, इंडिविजुअल जो एम्प्लॉय है उसकी कैपेबिलिटी उसके प्रेजेंट रोल के लिए इन्हेंस की जाए, कैपेबिलिटी एम्प्लॉय उसके फ्यूचर रोल के लिए इन्हेंस की जाए, डायरेक्ट रिलेशनशिप इस्टेब्लिश की जाए, यानी कि सीनियर और सुपरवाइजर के बीच, यानी जूनियर और सीनियर के बीच एक बेहतर रिलेशनशिप हो, टीम स्पिरिट होनी चाहिए और अच्छा कोलैबोरेशन होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें गोल के तौर पर आएंगी। तो मतलब किसकी, HRD का ये गोल हुआ। अब इस HRD के गोल को अचीव करने के लिए कौन कौन से सिस्टम डेवलप होने चाहिए, तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट होना चाहिए। देखिए ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कहाँ मदद करेगा, देखिए कैपेबिलिटी ऑफ ईच एम्प्लॉय एज एन एम्प्लॉय, हर एक इंडिविजुअल की क्षमता को अगर आप बढ़ाना चाहते हैं एज ए इंडिविजुअल, हर एम्प्लॉय की, या हर एम्प्लॉय का प्रेजेंट रोल के लिए उसको कैपेबिलिटी बढ़ाना चाहते हैं या फ्यूचर कैपेबिलिटी को बढ़ाना चाहते हो, तो कैसे होगा वो पॉसिबल, सर वो पॉसिबल होगा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट से। उसको ट्रेनिंग दीजिए, डेवलपमेंट दीजिए, उसका परफॉर्मेंस अप्रेजल करेंगे, फीडबैक और काउंसलिंग करेंगे, पोटेंशियल अप्रेजल, कैरियर प्लानिंग, काउंसलिंग करेंगे, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट करेंगे, HR ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम, टैलेंट मैनेजमेंट, सक्सेशन प्लानिंग, ये सारी चीज़ें करेंगे, तब जाकर के वो सारे टारगेट पूरे होंगे। आई थिंक कि अब आपको बातें समझ में आ रही होंगी कि हम यहाँ पर बात क्या कर रहे हैं, ठीक है। नाउ लेट अस ब्रीफली एग्जामिन द लिंकेज बिटवीन 3 सब सिस्टम, ठीक। तो देखिए HRM को ब्रॉडली जो है 3 सब सिस्टम में बांटा गया है, एडमिनिस्ट्रेटिव, डेवलपमेंटल और मेंटेनेंस, ठीक है। HRM को, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को 3 सब सिस्टम में हमने बांटा है, एडमिनिस्ट्रेटिव, डेवलपमेंटल और मेंटेनेंस। देयर आर स्ट्रॉन्ग लिंकेज बिटवीन दीज 3, इन तीनों के बीच में एक बेहतरीन लिंकेज होता है। वी आर फोकसिंग ओनली ऑन डेवलपमेंटल सब सिस्टम, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं HRD, तो हम कहाँ पर ध्यान देंगे, ज़्यादा डेवलपमेंटल वाले पे देंगे। वैसे तो HRM के 3 सब, ध्यान रखिएगा HRM के 3 सब सिस्टम होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव, डेवलपमेंटल और मेंटेनेंस, ये तीनों पूछे जा सकते हैं आपसे, लेकिन हम फोकस कहाँ करेंगे, डेवलपमेंटल वाले पे, क्यों, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की बात हो रही है हमारे इस पर्टिकुलर चैप्टर में, ठीक है। इट मस्ट बी हाईलाइटेड इन दिस कॉन्टेक्स्ट दैट सिंस वर्क इज द pivotal point for development of an individual, the job analysis is fundamental of any subsystem mentioned above। मतलब ये बोल रहे हैं कि ध्यान रखें कि किसी भी इंडिविजुअल के डेवलपमेंट के लिए वर्क सबसे महत्वपूर्ण है, यानी वो क्या काम करता है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, पाइवटल हो जाता है किसी इंडिविजुअल के डेवलपमेंट के लिए। आपको जैसा काम आपको दिया जाएगा, जैसा काम आपको सिखाया जाएगा, उसी हिसाब से आपका डेवलपमेंट होता है। अगर आप हमेशा रिकवरी में लगे रहेंगे तो और चीज़ें नहीं सीख पाएंगे, तो वर्क इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर जॉब एनालिसिस और इम्पॉर्टेंट हो जाती है, फंडामेंटल हो जाती है। जितने भी 3 सब सिस्टम की हमने बात की, वहाँ पर जॉब एनालिसिस और जरूरी हो जाती है। जॉब एनालिसिस मतलब कि इस पर्टिकुलर जॉब में क्या क्या काम करना होगा, ठीक है। अ सक्सेसफुल HR मैनेजर डीपली अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ईच जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन, बोथ इन टर्म्स ऑफ एक्टिविटीज इन्वॉल्व एंड द टाइप ऑफ पर्सन सूटेड टू परफॉर्म दोज एक्टिविटी। जो एक सफल HR मैनेजर होगा वो बहुत अच्छे से समझता है कि हर एक जॉब में क्या कठिनाई है, क्या कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक है। हर एक जॉब में कितनी कॉम्प्लेक्सिटी है इन टर्म्स ऑफ 2 चीज़ों के टर्म में। पहला, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ इसमें करनी होंगी, और साथ ही कौन सा पर्सन इसके लिए बेस्ट रहेगा इस टास्क को, इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। तो एक सक्सेसफुल HR मैनेजर के अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। This understanding help him to implement various HRM function effectively with the aim to provide right person for the right job at right time। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग है किसकी, सक्सेसफुल HR मैनेजर की जो अंडरस्टैंडिंग है कि कौन सी जॉब कितनी कॉम्प्लेक्स है और इस काम को कौन अच्छा कर सकता है, तो यही अंडरस्टैंडिंग हेल्प करती है मैनेजर को इम्प्लीमेंट करने में वेरियस HRM फंक्शंस को इफेक्टिवली। जो HRM के फंक्शन उसको इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करने में मदद करती है, क्योंकि उसको पता है कि कौन सा व्यक्ति किस समय पर किस काम के लिए बेहतरीन है। किसको पता होता है, HR मैनेजर को। दस द जॉब या रोल एनालिसिस बिकम अ सिग्निफिकेंट एक्टिविटी इन अचीविंग द अबव स्टेटेड ऑब्जेक्टिव। तो ऐसे में जॉब एनालिसिस या रोल एनालिसिस बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है इस उद्देश्य को अचीव करना। उद्देश्य क्या है हमारा उद्देश्य है जो डिफरेंट HRM के फंक्शंस हैं उनको कौन इफेक्टिवली परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। तो उसके लिए ये
जॉब या रोल एनालिसिस महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है, तो ये लास्ट टॉपिक था। हमने देखा कि जो है HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के 3 सब सिस्टम है, एडमिनिस्ट्रेटिव, डेवलपमेंटल और मेंटेनेंस। ठीक है, इनमें स्ट्रांग लिंकेज होता है। हम यहाँ पर डेवलपमेंटल सब सिस्टम पर फोकस कर रहे हैं। तो यहाँ पर बताया गया कि भाई किसी भी व्यक्ति के डेवलपमेंट में कौन सा वो वर्क करता है वो महत्वपूर्ण होता है, ये ज़रूरी है। और जितने भी हमने सब सिस्टम की बात की, एडमिनिस्ट्रेटिव, डेवलपमेंटल और मेंटेनेंस, इन सब के लिए क्या है, जॉब एनालिसिस महत्वपूर्ण हो जाती है। जॉब एनालिसिस क्या होती है कि कौन सा, किस जॉब में कौन सा काम है, क्या क्या रोल और एक्टिविटीज निभानी होंगी, वही जॉब एनालिसिस होती है। ठीक है, तो ऐसे में एक सफल HR मैनेजर वही कहलाएगा जिसको समझ हो इस बात की कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में जो जॉब है उसमें कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, वो कितनी कठिन है, क्या क्या कठिनाइयाँ इसमें आ सकती हैं। चाहे वो एक्टिविटीज़ के टर्म में ले लिया जाए कि कौन कौन सी एक्टिविटी इस जॉब में है, और चाहे कौन सा व्यक्ति बेस्ट होगा इस काम के लिए, ये जानने में। ठीक है, तो इस तरीके से अगर बेहतर HR मैनेजर है और उसको इस बात की अंडरस्टैंडिंग है, किस बात की अंडरस्टैंडिंग, कि कौन सा व्यक्ति हमारे इस काम को अच्छे से कर सकता है, और दूसरा कौन कौन सी एक्टिविटी इस वर्क में इन्वॉल्व है, इस टास्क में इन्वॉल्व है, अगर उसको ये पता है तो वो राइट पर्सन चूज कर सकता है राइट जॉब के लिए, हर एक HRM फंक्शन के लिए। ठीक है, हर एक वर्क के लिए वो एक अच्छा व्यक्ति ढूंढ सकता है। तो इस तरीके से जॉब या रोल एनालिसिस जो है महत्वपूर्ण एक्टिविटी हो जाती है हमारे जो ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने के लिए। ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, जो भी वेरियस HRM फंक्शन है उसको इफेक्टिवली इंप्लीमेंट किया जा सके, उसके लिए पर्सन ढूंढना। ठीक है, जैसे कौन रिकवरी के लिए अच्छा रहेगा, कौन जो है लोन देने के लिए अच्छा रहेगा, कौन हॉल इंचार्ज के तौर पर अच्छा रहेगा, ये सारी चीज़ें जानना चाहिए, HR को पता होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड, तो बस यहीं पर अपना लेक्चर खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।